आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी नस की जो दशकों से दुख रही है, करप्शन यानी भ्रष्टाचार। पर क्या हो अगर इसका एक आजमाया हुआ समाधान मौजूद हो? चलिए समझते हैं कि ये समस्या इतनी गहरी क्यों है और सबक लेते हैं एक ऐसे देश से जो कभी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा था, पर आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। ये लाइन याद है? 2014 का वो दौर जब करप्शन देश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था। इस एक वादे ने पूरे देश में एक उम्मीद जगा दी थी। सबको लगा बस अब और नहीं, अब भारत करप्शन फ्री होकर रहेगा। पर एक दशक गुजरने के बाद जमीनी हकीकत क्या है? हम सब जानते हैं कि छोटे सरकारी दफ्तरों से लेकर बड़े-बड़े सौदों तक ये समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? सारे वादों और कोशिशों के बावजूद हम आज भी वहीं क्यों खड़े हैं? तो असली प्रॉब्लम है क्या? क्या हमारे कानून कमजोर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में करप्शन के खिलाफ दुनिया के कुछ सबसे कड़े कानून हैं। असली प्रॉब्लम है ये आंकड़ा। भारत में करप्शन करते हुए पकड़े जाने की संभावना 1% से भी कम है। और जब पकड़े जाने और सजा का डर ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही, है ना? तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका जवाब छिपा है एक ऐसे देश की कहानी में जिसके बारे में सुनकर शायद यकीन न हो। हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। आज सिंगापुर अपनी ईमानदारी और कानून के राज के लिए जाना जाता है, लेकिन एक जमाना था जब वो दुनिया के सबसे करप्ट देशों में गिना जाता था। जरा इस बदलाव को देखिए। 1960s का सिंगापुर, एक छोटा सा गरीब देश। 75% लोग झोपड़ियों में रहते थे और दुनिया उसे एक फेल्ड स्टेट मान चुकी थी। और आज का सिंगापुर, एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब जहां की पर कैपिटा जीडीपी $88,000 है और इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में बेस्ट माना जाता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। तो सवाल यह है कि सिंगापुर ने ये नामुमकिन सा काम कर कैसे दिखाया? और सबसे जरूरी, हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? देखिए, सिंगापुर की ये सफलता 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है सजा की निश्चितता, मतलब द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। सिंगापुर के फाउंडिंग फादर ली क्वान यू का मानना था कि कानून की ताकत सजा कितनी कड़ी है इसमें नहीं है। असली ताकत इस बात में है कि अपराधी छोटा हो या बड़ा, वो बचेगा नहीं। पर उन्होंने इसे मुमकिन कैसे बनाया? यहां दोनों देशों की सिस्टम का फर्क साफ दिखता है। भारत में जहां 99% केस सालों साल कोर्ट में लटके रहते हैं, वहीं सिंगापुर में करप्शन केस में सजा की दर लगभग 99% है। कैसे? वहां की एंटी करप्शन एजेंसी CPIB पूरी तरह से आजाद है और सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। और सबसे बड़ा फर्क, वहां अगर किसी सरकारी अफसर के पास उसकी सैलरी से ज्यादा दौलत मिलती है तो उसे साबित करना पड़ता है कि ये पैसा ईमानदारी का है, वरना वो दोषी माना जाता है। अब भारत में एक और बहुत बड़ी चुनौती है, और वो है जांच एजेंसियों पर राजनीतिक असर का आरोप। एक रिपोर्ट बताती है कि 2014 से 2024 के बीच ईडी ने जिन बड़े नेताओं पर कार्रवाई की, उनमें से 95% विपक्ष के थे। इससे एक धारणा बनती है कि एजेंसी आज़ादी से काम नहीं कर रही। सिंगापुर ने इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अपनी एजेंसी को किसी भी राजनीतिक दखल से पूरी तरह दूर रखा। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं, सबसे काबिल लोगों को सबसे अच्छी सैलरी देना। सिंगापुर ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि सिर्फ सजा के डर से काम नहीं चलेगा। अगर देश को अच्छे से चलाना है तो सरकार में सबसे अच्छे लोग होने चाहिए और उन्हें ईमानदारी से काम करने के लिए एक मजबूत वजह भी देनी होगी। ली कुआन यू की सोच बड़ी साफ थी। उनका कहना था कि अगर देश के सबसे काबिल डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों कमा रहे हैं तो वो कुछ लाख रुपए की सरकारी नौकरी में क्यों आएंगे? अगर सरकार को बेस्ट टैलेंट चाहिए तो उसे प्राइवेट सेक्टर के बराबर सैलरी देनी पड़ेगी। ये फर्क देखकर शायद सब कुछ साफ हो जाएगा। भारत में एक IAS अफसर जो हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स देखता है, उसकी शुरुआती सैलरी करीब 7 लाख रुपए सालाना होती है। वहीं सिंगापुर में एक मंत्री की एंट्री लेवल सैलरी ही 7 करोड़ रुपए से शुरू होती है। जाहिर है, जब किसी को इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी तो उसके लिए कुछ लाख की रिश्वत के लिए अपना करियर दांव पर लगाना बेवकूफ़ी होगी। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी स्तंभ पर, एक ऐसी जड़ जिससे भारत में भ्रष्टाचार का पूरा पेड़ खड़ा है, और वो है चुनाव लड़ने का बेहिसाब खर्च। ये आंकड़ा देखिए और 1 मिनट के लिए सोचिए। भारत में एक लोकसभा चुनाव जीतने का अनऑफिशियल खर्चा 50 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये सिस्टम करप्शन को सिर्फ लालच नहीं बल्कि एक मजबूरी बना देता है।
अब सीधा सा हिसाब लगाते हैं। अगर कोई कैंडिडेट चुनाव जीतने में 50 करोड़ रुपए लगाता है, तो वो 30-40 लाख की सालाना सैलरी से ये पैसा वापस कैसे लाएगा? सरकारी बंगला या गाड़ी से तो ये इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं होगा। उसे अपना पैसा वापस पाने और अगला चुनाव लड़ने के लिए सिस्टम का गलत इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सिंगापुर ने क्या किया? उन्होंने इस प्रॉब्लम को ही जड़ से खत्म कर दिया। वहां चुनाव खर्च पर बहुत सख्त लिमिट है। हर कैंडिडेट के खर्च का पाई का हिसाब ऑडिट होता है। नतीजा, वहां चुनाव लड़ना महंगा नहीं है, इसलिए नेता जीतने के बाद अपना खर्च निकालने के बारे में नहीं, बल्कि देश चलाने के बारे में सोचते हैं। तो सिंगापुर की इस पूरी कहानी से हमारे लिए क्या सबक है? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ ईमानदार और बेईमान लोगों के बीच की नहीं है। ये लड़ाई एक खराब सिस्टम और एक बेहतर सिस्टम के बीच की है। चलिए, इन 3 सबकों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, टैलेंट को इतनी अच्छी सैलरी दो कि उसके लिए ईमानदारी फायदे का सौदा हो। दूसरा, सजा का डर इतना पक्का हो कि कोई गलती करने से पहले 100 बार सोचे। और तीसरा, चुनाव लड़ना इतना सस्ता कर दो कि जीतने के बाद पैसा वसूलने की नौबत ही ना आए। प्रॉब्लम लोगों में नहीं, उस सिस्टम में है जो उन्हें करप्ट बनने पर मजबूर करता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या करप्शन को खत्म करने की शुरुआत एक ऐसा सिस्टम बनाने से होनी चाहिए जहां ईमानदार होना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक फायदेमंद और समझदारी भरा फैसला भी हो? इस पर जरूर सोचिएगा। शुक्रिया।